हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आ गया हूं। ये इसका भाग 2 है। एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप वो ज़रूर देखें। उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। 25 प्रश्न हम लाते हैं एक पार्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि मैं बहुत ही अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जिस दिन मेरा ये 1000 प्रश्नों का सेट पूरा हो जाएगा, और मैंने आपको ऑलरेडी वादा किया हुआ है कि सिर्फ 1000 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 1000+ आपको मिलेंगे। यानी कि हो सकता है 1100 मिले, हो सकता है 1200 मिले, या फिर उससे भी ज़्यादा 15,000 तक भी जा सकता है ये। क्योंकि नंबर सिर्फ एक नंबर है, 1000 एक नंबर है, इससे ऊपर और कम हो सकता है। ये एक लैंडमार्क माना जाता है 1000, 500 इस तरह से। तो ये लगभग 1000 से प्लस ही क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मेरे पास, जो भी बुक्स हैं, जो भी नोट्स हैं, उन सभी से मैं कवर अप करके आपको इकट्ठा करके ये नॉलेज दे रहा हूँ। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन बन जाए, भले 5000 बन जाए, तो उतने मैं क्वेश्चन आपको जरूर करवा दूंगा। और जब ये मेरा पूरा का पूरा सीरीज कवर अप हो जाएगा, तो जब अगर आपने इन सभी को पढ़ा हुआ रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन, 70 से 80% क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए। जेएसएससी के जो भी अगर एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, तो वहाँ तो मैं 90% क्वेश्चन तक का दावा करूंगा कि आपके इसी प्रश्नों में से आएंगे। बस ऊपर नीचे क्वेश्चन कवर अप किया जाता है। वहीं अगर जेपीएससी की बात करूं, तो 70 से 80% तक आपको कवर अप ये कर देगा हमारा ये वीडियो सीरीज। क्योंकि इसमें हर तरह के मैं बेसिक से लेके, जो भी शुरुआत है वहाँ से लेके बिल्कुल मॉडर्न एज तक के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के शुरू से लेके बिल्कुल एंड तक के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सभी कुछ मैं करवाऊंगा। तो ये आपके सभी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बस आपसे विनती यही है, आपसे बस यही आग्रह है कि आप रोज़, मतलब कि जब भी ये वीडियो आए, रोज़ नहीं आए, मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज़ ही अपलोड करने की, लेकिन अगर कुछ काम में फंसने के कारण अगर मैं रोज़ नहीं भी कर पाता हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपना नोट्स बनाएंगे। मैं क्योंकि मैं कुछ कुछ साथ में एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी आपको करता रहता हूं, तो एक्स्ट्रा नोट्स आप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय आपका मैं बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। शुरू करता हूं मैं आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, हजारीबाग के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं इसको से, ठीक है। इसको के अलावा कुछ अन्य जगहों से भी मिले हैं। वो जगह है इसको के अलावा सरैया, फिर है सतपहाड़, उसके बाद है रहम देहांगी, ठीक है, एक है रहम देहांगी। इन सब जगहों से मिले हैं। और ये गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल के चित्र वाले शिलाखंड, यानी कि पहले के जमाने पत्थरों पे ही चित्र बनाए जाते थे, तो प्रागैतिहासिक काल के आपको शिलाखंड मिले हैं जिसपे चित्र बने हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल की बात हुई है, तो हमारे इतिहासकार के हिसाब से 10 लाख बीसी से 1000 बीसी तक का काल जो है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट तक का जो समय है, उसको माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। इस समय में आपको सिर्फ चीज़ें मिली हैं, आपके पास कुछ लिखा हुआ, कुछ प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा पा रहे हो। आपकी जानकारी को बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल को भी अलग अलग खंडों में बांटा गया है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, इस तरह से। तो अगर मैं इसको ईयर वाइज बेस करूं, तो आप नोट कर लें, 10 लाख बिफोर क्राइस्ट से, यानी कि ईसा पूर्व से 11,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। वहीं 11,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का काल जो है, वो मध्य पाषाण काल माना जाता है। 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का काल नव पाषाण काल माना जाता है। वहीं 4,000 से 3,000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व का काल जो है, वो कैलकॉथलिक काल माना जाता है। 3,000 से 2,000 कांस्य युग, और 2,000 से 1,000 लौह युग माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लौह युग के बाद जो है, हमें कई चीज़ें लिखी हुई मिलने लगती हैं। तो याद रखेंगे ये सब चीज़ें आप। अगला है कि किन पुरातत्व में असुर शब्द, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रांची, गुमला, लोहरदगा, और फिर इसको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि केवल 1, 2, 2, 3, केवल 1। तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें रांची का नाम जो है वो असुर के लिए हुआ है,
लोहरदगा का नाम जो है वो असुर के लिए हुआ है, और गुमला का भी नाम जो है वो प्रयोग असुर शब्द के लिए हुआ। मतलब इन सभी जिलों का नाम जो है वो असुर शब्द के लिए प्रयोग किया गया। सही आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 3, 1 2 और 3 सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों का ही नाम जो है रांची, गुमला और लोहरदगा तीनों का ही नाम यूज किया गया है असुर शब्द के लिए। आगे है जैन, 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया है? तो 24 आपको पता है कि हमारे यहाँ 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, तो इसमें से अगर आपको पता हो तो 21 जैन तीर्थंकरों ने कहाँ पे? झारखंड में। और भी झारखंड में कहाँ? जो आपका पारसनाथ पहाड़ जिसे श्री सामेद शिखर पर्वत कहते हैं, वहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पारसनाथ जो पहाड़ी है वो कितना इंपॉर्टेंट है जैन धर्मावलंबियों के लिए। अगला है बोकारो के किस स्थान से जैन तीर्थंकरों का एक समूह प्राप्त हुआ है? अब समूह प्राप्त हुआ इसका अर्थ है कि वहाँ पे उनकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो वो जगह है, बोकारो का जगह है अलुवारा, और इसमें लगभग ऐसा माना जाए कि 29 मूर्तियाँ थी जैन तीर्थंकरों की, 29 मूर्तियाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा ऋषभदेव जो कि पहले इनके तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, उनकी मूर्तियाँ मिली हैं 7 मूर्तियाँ मिली हैं। महावीर और कुंथुनाथ, महावीर 24वें तीर्थंकर थे और कुंथुनाथ 17वें तीर्थंकर थे, उनकी 6 मूर्तियाँ मिली हैं। वहीं चंद्रणम और पार्श्वनाथ, चंद्रणम 8वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनकी 2 मूर्तियाँ मिली हैं। और वहीं अजीतनाथ, विमलनाथ और नेमीनाथ की 1 मूर्तियाँ मिली हैं, जो कि अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे, विमलनाथ 13वें और नेमीनाथ जो है ये 21वें तीर्थंकर थे, तो इनकी 1 मूर्तियाँ मिली है। तो कुल 29 मूर्तियाँ जो हैं ऐसा मिला हुआ है, याद रखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 29 प्रतिमाओं में से 27 प्रतिमा जो है वो खड़े हुए, मतलब देखिए वो स्टैंड अप पोजीशन में थी, और ये 1947 में मिला था। आप ये भी याद रखेंगे, 1947 में ये मिला था बोकारो के अलुवारा ज़िले में, ठीक है। 29 प्रतिमाएं मिली थी, 27 खड़ी थी, 2 बैठी हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं ऋषभनाथ की थी 7, महावीर कुंथुनाथ की 6, चंद्रणम पार्श्वनाथ की 2 और अजीतनाथ, विमलनाथ और नेमीनाथ की 1 प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। गया के निरंजना नदी के तट, निरंजना नदी के किनारे बोधि प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तप की थी? तो ये झारखंड के जिस क्षेत्र में कठिन तप करा था वो था इटखोरी, ठीक है, इटखोरी। तो ये यहाँ पे जो इन्होंने तप करा था, तो इसकी मैं आपको बता दूं कि इनको यहाँ पे मध्यम निकाय का सूत्र यहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई थी, लेकिन मध्यम निकाय की प्राप्ति उनको, जब वो इटखोरी में आके उन्होंने तपस्या करी थी, तो यहाँ पर उन्हें मध्यम निकाय की प्राप्ति हुई थी, और इसके बाद वो सारनाथ गए थे और वहाँ पे प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है रांची के जोन्हा, गुमला के कुटगा, जमशेदपुर के पतंबा और धनबाद के ईचागढ़ स्थानों से किसकी मूर्तियाँ मिली हैं? तो ये मूर्तियाँ मिली हैं भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं। अंतिम नागवंशी राजा कौन था? देखिए, नागवंश की स्थापना जो है वो फनी मुकुट राय ने की थी, और इसके अंतिम नागवंशी राजा थे चिंतामणिनाथ शाहदेव। मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? किस वर्ष? तो इन्होंने, मतलब कि अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर झारखंड भेजा था 1589 ईस्वी में, 1589 ईस्वी में। इसका रीजन था कि झारखंड और बंगाल का जो क्षेत्र है, झारखंड बंगाल क्षेत्र, वहाँ पे मुगल विरोधी पठानों का राज हो गया था, और वो स्थल मुगल विरोधी पठानों का बन गया था। तो उसी के पतन के लिए इन्होंने भेजा था सूबेदार बनाकर मान सिंह को, और ये यहाँ पे आया था और इसने राजमहल में अपनी राजधानी बनाई थी। इस चीज़ को आप नोट करेंगे, राजमहल में इसने अपनी राजधानी उसे बनाई थी। देखिए, मैं आपको जो बोल रहा हूँ 70-80% ये क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसको भी आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। और 90% तक अगर आपको करना है तो वो सारी चीज़ें आप नोट करते रहें, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है अब एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जब मुग़ल सम्राट अकबर ने मान सिंह को 1589 ईस्वी में झारखंड का सूबेदार बनाकर भेजा था, तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। अब इसके लिए तो मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसने कहाँ बनाई, क्योंकि मैं डिटेल में तो बता ही रहा हूँ। और जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको 29 मूर्तियों के बारे में बताया था, प्रतिमाओं के बारे में बताया था, तो उसमें किसकी कितनी प्रतिमाएँ थी, ये भी अगर आप याद रखेंगे तो ये सभी क्या है कि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कई बार इक्के दुक्के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, लेकिन वो 1 मार्क्स जो है वो मेरिट बनाने में आपको वैल्यू कर देता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे है, मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम क्या था। मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम जो है वो था कोकरह। कोकरह याद रखेंगे, कोकरह था छोटा नागपुर का नाम। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय नागवंशी राजा कौन था। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय नागवंशी राजा था दृपनाथ शाही। दृपनाथ शाही, ठीक है। महेशपुर की किस रानी ने पहाड़िया लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध कर रही थी। महेशपुर की कौन सी रानी थी जो पहाड़िया लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए वो उन्हें मोटिवेट कर रही थी कि आप लोग लड़ो, मैं आपको पीछे से सपोर्ट करूंगी, क्योंकि पहाड़िया विद्रोह हुआ था, कई समय तक ये चला था। तो महेशपुर की रानी थी रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1857 का विद्रोह झारखंड के किस जिले में हुआ था। देखिए, इस पे तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा, सन 1857 का विद्रोह और झारखंड। सन 1857 का विद्रोह और झारखंड, क्योंकि झारखंड के अलग अलग जिलों से अलग अलग वहाँ पे क्रांति पैदा हुई थी, तो आप वो वीडियो जरूर देखें मेरा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और कई सारे प्रश्न उससे कवर अप हो जाएंगे। इवन वो क्वेश्चन JPSC के थ्योरी में भी पूछा जाता है कई बार आपको थ्योरी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही 1857 की क्रांति बहुत ही महान क्रांति थी। और अगर उस समय हमारे देश ने एकजुटता दिखाई होती तो आपको पता है कि आज़ादी 100 साल पहले मिल सकती थी हमें लगभग, जो कि 1947 में आके मिला। ये 90 साल हम आगे भाग गए इसी वजह से, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें पूरा देश एक साथ नहीं हो पाया था, जो कि एकजुट होने में फिर से लगभग 100 साल लग गए। तो आप देख सकते हैं कितना समय गैप हो जाता है। तो 1857 का विद्रोह इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो आप जरूर उसे नोट डाउन रखें, याद रखें। तो इसलिए मैं झारखंड से रिलेटेड अगर 1857 की कुछ बात है तो उस पर मैं स्पेसिफिक एक डिटेल वीडियो आपके लिए लाऊंगा, थ्योरी वाइज लाऊंगा, ठीक है। तो सन 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये झारखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था, किस जिले में सर्वप्रथम ये हुआ था। तो ये हुआ था सबसे पहले हजारीबाग से। हजारीबाग से। आगे है, अबुआ राज यानी कि अपना राज की उद्घोषणा किस मुंडा सरकार ने की थी। यानी कि किस मुंडा सरदार ने कहा था कि अब अबुआ राज चलेगा, यानी कि अब सिर्फ अपना राज चलेगा, अंग्रेजों का, ईसाइयों का राज नहीं चलेगा। तो ये कहा था श्रीमान बिरसा मुंडा ने। भगवान बिरसा मुंडा भी आप इसे कहते हैं। 25 वर्ष की आयु में ये भगवान के प्यारे हो गए थे, ठीक है। 25 वर्ष की ही इनकी मात्र आयु थी। ये जेल में बंद थे और इन्हें हैजा बीमारी हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 533 व्यक्ति किस जिले में मारे गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 533 व्यक्ति किस जिले में मारे गए थे। 533 व्यक्ति किस जिले में मारे गए थे। तो ये व्यक्ति मारे गए थे हजारीबाग में। हजारीबाग में। देखिए, हजारीबाग शुरू से ही केंद्र रहा है आपको स्वतंत्रता के सेनानियों का। झारखंड में हजारीबाग बहुत ही एक केंद्र रहा है स्वतंत्रता के सेनानियों का, तो इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पे हजारीबाग आपको देखने को मिलेगा। सनातन आदिवासी सभा के नेता कौन थे। सनातन आदिवासी सभा के नेता कौन थे। तो ये नेता थे ठेबले उड़ांव। ठेबले उड़ांव। इन सभी के बारे में मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। इन सब की जैसे कि जो भी आप नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि देखो दोस्त, अगर झारखंड से रिलेटेड चीज़ें आपको जाननी है तो यहाँ के लोगों को भी आपको जानना होगा, यहाँ की प्रमुख हस्तियाँ। जैसे आप अगर इंडिया लेवल पे किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो जैसे आप महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, इस तरह से बहुत सारे लोगों के बारे में आप पढ़ते हो, उनकी जीवनी, उनकी जीवन, उनकी मृत्यु के बारे में याद रखते हो। सेम चीज़ें आपको जब भी आप अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हो तो झारखंड के जो भी महान नेता हुए हैं, जो भी लोग जिन्होंने झारखंड के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, तो उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी लोग
उनमें से एक रहे हैं जिन्होंने झारखंड को बनाने में या इसको ग्रो करने में एक अलग भूमिका निभाई है। तो इनके बारे में भी जानना आपको बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर डिटेल में बताऊंगा। चतरा और साहिबगंज जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? अब देखिए, आपको ये तो पता ही है कि झारखंड राज्य चारों तरफ से अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, अलग अलग राज्यों से, कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो आपको ये जानकारी रखनी है कि कौन कौन से जिले उसको टच करते हैं। तो चतरा और साहेबगंज के जो जिले हैं ये टच करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि चतरा और साहेबगंज के जिले आपको बिहार को टच करते हैं। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल को कितने जिले टच करते हैं, कौन कौन से? छत्तीसगढ़ को कितने जिले टच करते हैं, कौन कौन से? बिहार को कौन कौन से जिले टच करते हैं? गढ़वा को कौन कौन से जिले टच करते हैं? कौन से ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों को टच करते हैं? कौन से ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों को टच करते हैं? तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि अब देखो, आपने क्या किया, मैं आपको तरीका ही बता रहा हूँ कि आपने क्या किया कि आपने याद कर लिया कि भारत की झारखंड के पूरब में ये है, पश्चिम में वो है, उत्तर में ये है, दक्षिण में वो है। बंगाल को इतने ज़िले टच करते हैं, छत्तीसगढ़ को इतने ज़िले टच करते हैं, बिहार को इतने ज़िले टच करते हैं, बंगाल को इतने ज़िले टच करते हैं। ये सब चीज़ें आपने याद कर ली। लेकिन अब कौन कौन से ज़िले टच करते हैं, क्या ये पता है आपको? नहीं पता है, तो ये आप यहाँ पे पीछे हो गए। अब एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि भाई गढ़वा कौन से ज़िले को टच करता है, ठीक है, कौन से राज्य को टच करता है, गढ़वा कौन से राज्य को नहीं टच करता है, तो ये सब चीज़ों में क्या होगा कि आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा आपको, बस आप हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें। और सपोर्ट कैसे करना है आपको? तो देखो, इस वीडियो को आप एक बार लाइक चाहो तो कर दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको इसे शेयर करना होता है अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक, व्हाट्सएप पे अगर आप चाहो तो फेसबुक पे चाहो तो आप अपने फेसबुक पे टाइमलाइन पे शेयर कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप में आपके जो भी दोस्त हैं जो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप भेज सकते हो। और उन्हें आप कह सकते हो कॉल करके भी कि यार ये बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो फिर मैं आपके लिए कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं, आप डिसलाइक करो और निकल लो। आगे है, बोकारो जिले का निर्माण किस जिले को विभाजित करके किया गया था? बोकारो जिले का निर्माण किस जिले को विभाजित करके किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद। बोकारो जिले का निर्माण जो है, सॉरी, ये गिरिडीह इसका आंसर होगा। बोकारो जिले का निर्माण गिरिडीह से विभाजित करके किया गया था। बोकारो जिले का जो निर्माण है वो गिरिडीह को बांट के किया गया था। यानी कि जब गिरिडीह को काटा गया था, गिरिडीह से अलग होके ये बना है हमारा, क्या बना है? बोकारो। ठीक है। देखिए, एक चीज़ और जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अलग अलग राज्य, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कौन कौन से राज्य कब कब बने हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्य का कटान किससे किससे हुआ है। जैसे झारखंड राज्य में, जिले की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से जिले कब कब बने हैं, कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ से बने हैं, किससे किससे कट के अलग हुए हैं। जैसे झारखंड राज्य है तो झारखंड राज्य भी क्या डायरेक्ट तो नहीं बना है। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, बिहार में ये आता था, अब बिहार से ये अलग हुआ है। तो इसी तरह से क्या है कि अगर कोई भी है, जैसे कि अब जो कुछ ज़िले तो ऐसे होंगे जो शुरू से वो इसी ज़िले में, मतलब कि ज़िले ही थे वो। उसके बाद क्या होगा कि कुछ हिस्से होंगे जो उनको काट काट के बनाया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको काट के कौन सा बना है और कब बना है। ठीक है, किसको कब काटा गया, कब बना, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे नहीं आपको पता रहेगा तो आप 1 स्टेप 2 स्टेप पीछे हो जाओगे। ठीक है, आपका क्या है, 1 स्टेप 2 स्टेप पीछे हो जाओगे। तो अगर मैं बोकारो की बात करूँ तो बोकारो जो है गिरिडीह से काट के बना था। कब कटा था ये? तो 1991 में कटा था, 1991 में कटा था। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और यही सब है। चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में है? तो ये सब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है रांची में। रांची हमारा कैपिटल भी है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताओ। झारखंड के करंट अफेयर से मैंने आपको कई बार ऐसा बताया है कि झारखंड की अब 4 उपराजधानियाँ होंगी, झारखंड की अब 4 उपराजधानियाँ होंगी, तो कौन कौन सी 4 उपराजधानी होंगी ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये आप मुझे कमेंट करके, कितना ध्यान से आप वीडियो देखते हो ये आपको तभी पता चलेगा। तो ये मैंने करंट अफेयर बताया था, ये आप मुझे अभी कमेंट करके बताएंगे। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात क्या है? देखो अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आपने ये तो पढ़ा होगा कि झारखंड का लिंगानुपात क्या है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात क्या है, क्या आपको पता है? झारखंड में यही क्वेश्चन ज़्यादा डीपली घुस के पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 1000:950 है। 1000 पे 950 लोग, यानी कि अनुसूचित जनजाति है, जो 32 अनुसूचित जनजातियाँ हैं उस पे है। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा जनसंख्या वाला, तो आप वो देखोगे नहीं, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो पता ही है कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है, झारखंड का लिंगानुपात क्या है, झारखंड में कितने की डेंसिटी क्या है, लेकिन और क्या क्या पूछा जा सकता है आपको पता ही नहीं होता है। तो आप वो सब चीज़ें देखें। बिटलाहा किस जनजाति का दंड विधान है? बिटलाहा, तो बिटलाहा एक प्रकार का दंड विधान है, यानी कि अगर आप समान गोत्र में विवाह या कोई भी यौन संबंध बना लेते हो तो उसके बाद उस जनजाति के लोग उसको बिटलाहा जो है वो सजा देते हैं। बिटलाहा सजा क्या है? वो देश निकाला एक तरह का हो गया, यानी कि उसका जो एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं, जो गाँव है, वहाँ से गाँव से उसको निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको बिटलाहा कहा जाता है। और यह जो दंड है ये उड़ाव जनजाति का है। उड़ाव जनजाति के लोग बिटलाहा दंड देते हैं। आगे है आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजातीय रचनाकारों की कई पीढ़ी तैयार की थी? किसने की थी? तो ये करी थी राधा कृष्ण ने। झारखंड में कुल वर्षा का 80% से अधिक किस माह के बीच होता है? 80% से अधिक जो है झारखंड में जो कुल वर्षा होती है पूरे साल में, तो 80% वर्षा आपको पता होना चाहिए ये जून से अक्टूबर के बीच में होती है। जून से अक्टूबर के बीच। तो ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप जानते ही हो कि किस मंथ में बारिश शुरू होती है। आगे है झारखंड का पहला दैनिक पत्र कौन सा था? झारखंड का पहला दैनिक पत्र जो है ये है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा झारखंड का पहला दैनिक पत्र रहा है। झारखंड राज्य में पंचायत समिति की संख्या कितनी है? कितनी पंचायत समितियां हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 260 पंचायत समिति है। 260 पंचायत समिति है। ओके। और हम अपना आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड का सबसे सुखद मौसम किस क्षेत्र में रहता है? किस क्षेत्र का मौसम सबसे सुखद माना जाता है? तो ये माना जाता है रांची और हजारीबाग के बीच का मौसम। रांची हजारीबाग, यानी कि प्योर हजारीबाग नहीं, प्योर रांची नहीं, कुछ ऐसा एरिया जो रांची और हजारीबाग दोनों को टच करता है, वो एरिया जो है सबसे सुखद मौसम में काउंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमने करने का कोशिश किया। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक करने के लिए भी आप हो, अगर आपको जहाँ बुरा लगे आप वहीं डिसलाइक करो और खिसक लो। पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो पूरा वीडियो देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा, आपसे विदा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।